आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू सर्स एंड फिर से एक बार आपका स्वागत है वडोदरा लिटरेचर फेस्टिवल के फर्स्ट एडिशन में। सो एक बार सर्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हम आज लिटरेचर की बात कर रहे हैं, रीजनल लैंग्वेजेस या भाषा की बात कर रहे हैं। बट बिफोर आई बिगिन ऑल ऑफ दैट, सर कैसी लगी आपको बड़ौदा की गर्मी? हेलो जी, मैं चूंकि दिल्ली से आया हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं लगी। अंशुमन सर कैसी लगी आपको बड़ौदा की गर्मी? अभी कुछ दिनों से बारिश हो रहा था, बारिश का सीजन था, तो अचानक जब मैं एक्चुअली झारखंड से हूँ। झारखंड से हैं आप? ओके। झारखंड में अभी लगातार कुछ दिनों से बारिश हो रहा था, तो वहाँ पे काफ़ी ठंड है, तो वहाँ के मुकाबले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। हाँ, वो तो है ही। और लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, ये पहला एडिशन है, तो गर्मी और बढ़ गई है बिकॉज देयर आर सो मेनी गेस्ट, सो मेनी सेलिब्रिटीज लाइक यू कमिंग हियर सर। सबसे पहला सवाल, एंड बोथ ऑफ यू कैन आंसर वन आफ्टर द अदर। जब हम किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं, द लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड ताकि दो लोग आपस में बातचीत कर सके, कम्युनिकेट कर सके। कि पहले जंगल में रहते थे तो भाई वहां शेर है वहां मत जाना, तो कैसे बताएं? ऐसे करके ही भाषा का आविष्कार या उसका आगे एवोल्यूशन हुआ होगा। बट डू यू थिंक दैट लैंग्वेज शुड यूनाइट पीपल, या फिर लैंग्वेज कभी कभी लोगों को डिवाइड भी कर देता है? व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? अक्सर हम ये राजनीतिक में देखते हैं कि भाषा का उपयोग लोगों को खंडित करने के लिए, उन्हें भी एक दूसरे से अलग करने के लिए किया जाता है। जी, तो वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये तो मेरा सवाल है। ये एक्चुअली क्या है ना कि सबके अपने अपने विचार होते हैं। अगर सपोज कि मैं आपके साथ हूँ, तो अगर मैं आपके साथ में हूँ और हमारा आपसी संबंध अच्छा है, अगर उस बीच में अगर हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे कि हमारे बीच में अनबन हो जाए, तो उस जगह पे वो गलत है। तो हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम आपस में जो संबंध बना कर रखे, भाषा के आधार पे हो या अपने भावना के आधार पे, वो सही होना चाहिए। देखिए, भारत में जितने भी स्टेट्स हैं, प्रिडोमिनेंटली तो ऐसे ही स्टेट्स बने थे कि जहां पर जो लैंग्वेज बोलता है वहां पर उस स्टेट की बॉर्डर बना दी जाए। माय क्वेश्चन टू यू सर इज के शुड लैंग्वेज यूनाइट और इज लैंग्वेज डिवाइडिंग? क्या लगता है आपको? देखिए, एक होता है पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज जी। तो अगर पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज है तो जिस तरह है क्या लैंग्वेज, वैसे बेसिकली जो लैंग्वेज है मैं समझता हूँ कि वो एक कल्चरल फिनोमिना है। कल्चरल फिनोमिना है और लैंग्वेज में उसका जो एक कोई भी सोसाइटी होती है, जो उस लैंग्वेज को बोलने वाली कोई भी कम्युनिटी अगर होती है, तो उसमें उसका पूरा कल्चर जो है वो लैंग्वेज के ज़रिए, अच्छा लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज भी हो सकती है। तो अभी आपने जो लैंग्वेज के उसकी एवोल्यूशन की बात की थी, तो वो एक बॉडी लैंग्वेज भी इवॉल्व हुई। तो अब हम उस लैंग्वेज की बात यहाँ कर रहे हैं जहाँ शब्द हैं। शब्द बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है, मैं आपको बताऊँ। शब्द से ज़्यादा ख़तरनाक और शब्द से ज़्यादा पवित्र कुछ भी नहीं है। एक तरफ हम देखते हैं कि शब्द इतनी पवित्र चीज़ है कि ईश्वर को भी शब्द कह दिया गया। आप अगर देखें उपनिषदों में, वेदांत में, तो शब्द जो है वो ईश्वर के लिए, ब्रह्म के लिए एक वर्ड है ये। और लेकिन ये भी शब्द ही है जो कि दुनिया को बिगाड़ दिया जिसने। अब आप देखिए ना कि सारी लड़ाई जो है वो एक आदमी लोअर कोर्ट के अंदर जो है अरेस्ट हो जाता है, फिर वो अपील करता है और हाई कोर्ट में कुछ और फैसला आ जाता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट में कुछ और फैसला आ जाता है। तो ये लड़ाई कहाँ हो रही है? मतलब ये तो लैंग्वेज की लड़ाई है ना पूरी की पूरी। यानी शब्दों का जो इंटरप्रिटेशन जो है वो हम किस तरह कर रहे हैं। इस दुनिया को जो बिगाड़ने में सबसे बड़ा काम तो शब्दों ही ने किया। आप इसको कैसे यूज करते हो, मतलब यूज कैसे कर रहे हो आप इसको? मुझे लगता है कि बंदर के हाथ उस तरह आ जाता है कभी कभी। तो यूनाइट वो, अगर हम ये देखें कि जिस तरह के जो लैंग्वेज के जरिए हम क्या बताना चाहते हैं, तो इंसान की जो फीलिंग है, जो मनुष्य की जो बुनियादी फीलिंग है, जिसमें वो हंसता है, जिसमें वो रोता है, जिसमें वो प्रेम करता है, जो उसके दुख और सुख हैं, वो तो बिल्कुल यूनिवर्सल है। तो अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर वो उन दुखों और सुखों को अगर हम बेस बनाएं, तो उसके बाद लैंग्वेज का बैरियर नहीं रहेगा।
चूँकि जो चीज़ स्पेनिश में कही गई है वो चीज़ हमारे यहाँ हम ये देखते हैं कि भारत में जो हमारे लोक कथाएं हैं वो सारी की सारी लोक कथाएं उससे मिलती हुई लोक कथाएं लैटिन अमेरिकन मतलब पूरे लिटरेचर में पाई जाती हैं। मार्किस की यहाँ जो कुछ भी है वो हमारे यहाँ पहले से जो है वो जातक कथाओं के अंदर मौजूद है, या विष्णु शर्मा का पंचतंत्र में मौजूद है। अगर ये ट्रांसलेशन हो सके या एक ऐसा कोई मीडिएटर हो बीच में जो कि बताए कि भाई वो इंसान एक ही है हर जगह, उसके दुख और सुख एक ही जगह है, तो शायद जो है वो यूनाइट करेगी, वननेस की फीलिंग होगी, पूरी एक ह्यूमैनिटी के अंदर एक जो है वो इंसानियत एक हो जाएगी। लेकिन पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज जो है चूँकि वो भी बहुत बड़ा एक टूल है, तो उससे मतलब मेरा ख्याल है कि हम सब लोगों को, और जो ये इतनी बड़ी यंगर जनरेशन मेरे साथ बैठी हुई है, तो इसको देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि हम आपकी तरह आपके ज़माने में नहीं थे, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, तो इसलिए आप लोगों से बात करते हुए बड़ा अच्छा लगा मुझे। बहुत सुंदर सर। इसी सेंट्रल ऑडिटोरियम में कुछ साल बीत गए उस बात को, जब यहीं से मैंने वक्त थी गुजराती की एक बात कही थी। पारुल यूनिवर्सिटी में भी मैंने उस बात को कहा है। सर, इस बात को कहने के पीछे का तात्पर्य मेरा ये था, या उसकी शुरुआत ऐसे हुई थी, बिकॉज आई एम फ्रॉम गुजरात एंड आई बिलोंग टू गुजरात, तो मुझे ऐसा कुछ सालों से लग रहा है कि हमारी यंगर जनरेशन गुजराती से थोड़ी दूर जा रही है। जाहिर सी बात है, हर एक सारे बच्चे अब इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ते हैं, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर बच्चा गुजराती में कोई पोइट्री रिसाइट कर ले तो माँ बाप को शर्म आती है कि नाना बिलाड़ी वाड़ी नहीं बोलवानी, कैट बोलवानो। तो ऐसा पेरेंट्स करते हैं। क्या आपको लगता है दैट देयर इज अ नीड टू ब्रिंग द यंगर जनरेशन बैक टू अवर लैंग्वेजेस? कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, लैंग्वेज तो डेवलप होने के लिए तो होती है। आज जो अंग्रेजी बोली जाती है वो शेक्सपियर के टाइम पे नहीं बोली जाती थी, सो इट हैज इवॉल्व्ड। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि लैंग्वेज को प्रिजर्व करना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं वो तो डेवलप हो रहा है तो होने दो? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि ये जो थोड़ा सा जो एक कॉलोनियल हैंगओवर जिसको कहते हैं ना, वो कॉलोनियल हैंगओवर के शिकार एक हम ही नहीं है, जहाँ जहाँ हुकूमत करके चले गए वो। और इंडिया में तो बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोली जाती है, मतलब बहुत ही बेस्ट इंग्लिश जो बोली जाती है वो इंडिया में बोली जाती है। अब है ये कि देखिए, सारी की सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं कहीं ना कहीं आगे के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट से, ओके। और वही है कि मतलब रोज़गार से जो आप कोई चीज़ जोड़ देते हैं, तो अब इंग्लिश जो लोग पढ़ रहे हैं मुझे लगता है कि फंक्शनल लैंग्वेज की तरह ज़्यादा पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर वो इंग्लिश लिटरेचर की तरफ जा रहे होते हैं तो फिर वहीं खड़े होते हैं जहाँ पे कि हिंदी, गुजराती, उर्दू के लोग खड़े हुए हैं। तो एक फंक्शनल लैंग्वेज की तरह, और ये गूगल के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में एक ये इंटरनेशनल लैंग्वेज बन के इंग्लिश आई, तो अब ये कम्युनिकेशन की भी ज़बान बन गई है जी। लेकिन जिस तरह मुझे ये कहना चाहिए कि जिस तरह हम अपने घर में बच्चों को शुरू से रिलीजियस एजुकेशन देते हैं जी, जो, और वो मैंडेटरी होती है, वो स्कूल से उसका ताल्लुक हो या ना हो, इसी तरह जो हमारी लैंग्वेज है जिसको हम मदर टंग कह सकते हैं, या वो जो कंप्यूटर जिसको हम लिए घूम रहे हैं, ये आप जिसको कह सकते हैं अपना ब्रेन, इसका जो मदर बोर्ड है, तो उस मदर बोर्ड को तो प्रिजर्व करना पड़ेगा ना आपको। तो जिस तरह रिलीजियस एजुकेशन आपके लिए मैंडेटरी है, उसी तरह वो लैंग्वेज जिसको आप मदर लैंग्वेज कह सकते हैं, विदाउट मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, और उसके बीच में कुछ नहीं है वो, तो इस तरह प्रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने कहा ना, उसके अंदर आपका पूरा कल्चर होता है, और आपका कल्चर ही ख़त्म हो जाएगा वो। और कल्चर एक ऐसी चीज़ है जिसकी बाहर बहुत डिमांड है अभी। तो मुझे तो ये लगता है, मैं तो अभी अमेरिका 2 बार गया, वहाँ पर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में मेरी कहानी कोर्स के अंदर चलती है, और इनाल को जो पेरिस है वहाँ भी ये नावल जो है मेरा द पैराडाइज ऑफ फूड, ये वहाँ कोर्स में चलता है। तो मैंने तो देखा कि वो लोग इसी की रेस्पेक्ट करते हैं कि आप कितने देसी आदमी बन के वहाँ जाते हैं, आप कितने नेटिव हैं, आप कितने देसी आदमी। ये यहाँ होता है ऐसा कि अभी मैं यहाँ पे अगर अंग्रेज़ी में बात करने लगूँ तो शायद मेरा कुछ ज़्यादा सम्मान हो जाए, लेकिन मैं उसे अपना सम्मान नहीं समझता। मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी मदर टंग है हिंदी और उर्दू, मैं तो उसमें बोलूँगा। क्या बात है। एंड इंग्लिश इज अ स्किल, इट कैन बी लर्न बाय एनीवन, इट कैन नॉट बी अ पैरामीटर ऑफ जजिंग समवन्स इंटेलेक्ट। श्योर, आप अगर इंग्लिश जानते हैं, बोल सकते हैं, तो अच्छी बात है।
कि आज बिजनेस या एजुकेशन या व्यापार कहीं पर भी वो यूज में दैट इज आता अ फंक्शनल लैंग्वेज। है। हाँ, वो फंक्शनल लैंग्वेज है और ये कोई कंपटीशन या कंपैरिजन नहीं है कि कौन सी लैंग्वेज बेटर है। सारी भाषाएं अच्छी हैं, ऑल आर इक्वल। पर दूसरी भाषा को सीखने के लिए अपनी भाषा को छोड़ देना, ये शायद मुझे कहीं ना कहीं गलत लगता है। सर, आपके विचार इस बात पे? भाषाओं के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए जी। क्योंकि अगर एक लेखक के तौर पे मैं अपनी बात करूं तो जब मैं शुरुआत में मैंने जब लेखनी शुरू किया था तो मैंने कई पब्लिशर के पास मैंने अपनी बुक के प्रकाशन के लिए उनसे कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने मुझे सिर्फ यह कहकर मुझे रिजेक्ट कर दिया था कि आपकी बुक हिंदी में है तो आप हिंदी की किताबें लिखते हो तो हम आपकी बुक को पब्लिश नहीं कर सकते क्योंकि हम सिर्फ इंग्लिश की किताबें पब्लिश करते हैं। तो भाषाओं के आधार पर कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए क्योंकि जब जो इंसान जिसका जो मदर टंग होता है उस लैंग्वेज में जो जितना कुछ समझा सकता है सामने वाले को किसी अदर लैंग्वेज में नहीं समझा सकता। एक्चुअली रिसेंटली यूएन का एक स्टडी है जो ऐसा कहता है कि बच्चों को एटलीस्ट 5th स्टैंडर्ड तक उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाना चाहिए सो दैट दे अंडरस्टैंड इट बेटर। उसके बाद भले ही वो कौन सी भी भाषा सीखना चाहें वो सीख सकते। गांधी जी ने तो बहुत पहले कहा था जी। वर्नाकुलर लैंग्वेज के हवाले से, ये बात तो बहुत पहले से उन्होंने कही थी। तो सर, नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट वर्नाकुलर लैंग्वेजेस एंड द आयरनी इज कि हम वर्नाकुलर लैंग्वेज की बात भी बहुत सारी अंग्रेजी में कर रहे हैं, पर वर्नाकुलर लिटरेचर भी है और हमारे देश में तो कितनी सारी बोलियां हैं। अगर मैं गुजरात की बात करूं, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर, કેટલા લોકો ગુજરાતથી છે કે ના? ઓહો, અલા બધા જ। સો ગુજરાતમાં એવું કહેવાય છે કે 12 ગાવે બોલી બદલાય। मतलब सर, उसका मतलब ये है कि थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे गुजरात की बोली चेंज हो जाती है। तो जो गुजराती आप बड़ौदा में सुनेंगे वो गुजराती अहमदाबाद में थोड़ी चेंज हो जाएगी। वो गुजराती आप मेहोणा में जाएंगे तो मेहोणा में कंप्लीट, મહેસાણા में वो कंप्लीटली अलग हो जाएगी। સૌરાષ્ટ્ર કાઠિયાવાડમાં વ્યા જાઓ તો ત્યાંની ભાષા આખી અલગ છે। કચ્છી તો ભાષા જ અલગ છે, સુરતી તો ભાષા અલગ જ છે। एंड आई थिंक दिस स्टैंड्स ट्रू फॉर प्रोबेबली ऑल आवर रीजन्स। मतलब शायद झारखंड में भी ऐसा ही होता होगा। ऐसा हर राज्य में होता है। हर राज्य में महाराष्ट्र में जाते तो तरह तरह के मराठी में अलग अलग मराठी होती है। सो ये जो अलग अलग डायलेक्ट्स हैं, अलग अलग जो भाषाएं हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उसका एक वर्नाकुलर लिटरेचर है। तो उसको हम कैसे प्रिजर्व करें? इज देयर अ वे? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि जैसे हमारे यहाँ बहुत ही पुरानी कहावत है कि हर 20 मील दूर जाके, मतलब 20 मील मतलब 20 माइल्स दूर जाइए आप तो बोली बदल जाती है। तो वो 20-20 हाँ, तो वो 20-20 मील आप दूर जाइए तो वो बोली बदलती रहती है। अब देखिए, बात यह है कि मतलब व्हाट इज़ द लैंग्वेज एंड व्हाट इज़ द डायलेक्ट, थोड़ा सा फ़र्क होता है मतलब भाषा में और बोली में। तो बोली में लिटरेचर डेवलप, जो लिटरेचर होता है उसको वो लिटरेचर तभी कहलाएगा जब हम उसको रिटन फॉर्म में ले लें। तो डायलेक्ट में बहुत कुछ है। मतलब सबसे बड़ी बात यह कि डायलेक्ट में हमारा सामूहिक अचेतन पूरा का पूरा है और जो कलेक्टिव विजडम है हमारी मुद्दतों की, बहुत ही पुरानी, मतलब एग्रीकल्चर फील्ड में हो सकती है वो, और वो बिजनेस फील्ड में हो सकती है, वो मॉरल फील्ड में हो सकती है, रिलीजन में हो सकती है, सबसे बढ़ के लोक कथाओं में हो सकती है। जो फोक लिटरेचर है हमारा, जो लोक अदब कह लीजिए, जो लोक साहित्य, वो बहुत रिच है। और वो जब यहाँ से बाहर गया है तो वहाँ उन्होंने जो है वो उससे बिल्कुल मॉडर्न स्टोरीज बना ली और वो सबका सब ओरल नरेटिव है। तो दो टाइप के नरेटिव होते हैं मेरा मानना है, एक तो रिटिन नरेटिव है और एक ओरल नरेटिव है। एक तो स्पोकन वर्ड है और एक रिटिन वर्ड है, और अब तो खैर एक विजुअल वर्ड भी पैदा हो गया है कंप्यूटर के ऊपर जो कि उसको मैं ये कहता हूँ कि ना तो स्पोकन है और ना रिटिन है वो। तो ये जो स्पोकन वर्ड है इसको कहीं पे प्रिजर्व करके, और इसका जो कुछ बोलियों के अंदर जो कुछ ज़बानी कहा गया है ना, जो लोक में है, उसमें देखिए आप कितने गीत हैं लोक। और अब तो हमारी फिल्में ये काम कर रही हैं कि ये ज़्यादातर जो आजकल जो आइटम सॉन्ग होते हैं वो सब लोक गीत होते हैं। हाँ, एक तरह के गाँवों के लिए। हाँ, तो इन सब चीज़ों को, सबसे बड़ी लोक कथाओं को, और जो माइथोलॉजीज हैं हमारी, वो पूरी की पूरी बोलियों की हद तक ना रख के, वो जो ज़बानी कहा गया है, वो जो ओरल नरेटिव है, उसको जब तक हम रिटिन नरेटिव में नहीं बदलेंगे तो वो प्रिजर्व नहीं होगा। अब क्या होता है कि वो प्रिजर्व ऐसे होता है कि वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक जो है वो दादी अम्मा की या नानी अम्मा की जो कहानी है सुनाई गई वो हम तक पहुंचती हैं, फिर हम नानी अम्मा, दादा अम्मा, ये सब बनते हैं, फिर इस तरह पहुंचती हैं। बीच में कुछ ना कुछ डिस्टॉर्ट हो जाता है, इस बीच में ज़माना बदल जाता है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ जाती है, पॉलिटिक्स कभी कभी होती है, तो वैल्यू सिस्टम बदलता है। तो क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें बीच में मर जाती हैं,
डेड हो जाती हैं। तो उसको बाकायदा रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए उस पूरे ओरल नरेटिव को रिटन नरेटिव में बदलने की कोशिश करना चाहिए। और मलयालम में ऐसा बहुत हो रहा है। अभी मैं गया था वहाँ पे कालीकट में, तो मलयालम में बड़ी कोशिश कर रहे हैं वो इस तरह की। मलयालम में कर रहे हैं, उड़िया में कर रहे हैं, इन ज़बानों में कर रहे हैं वो। Sorry for that. All right, Anshuman, your inputs on this. आपको लगता है कि वर्नाकुलर लिटरेचर हम प्रिजर्व कर सकते हैं, करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो कैसे करें? देखिए, सबसे कड़वा सच यह है कि हिंदी हमारा मातृभाषा है, ठीक है जी। उसके बावजूद भी हम यहाँ पे ज़्यादातर देखते हैं कि लोग अंग्रेजी में बात करते हैं। जब हम अपनी मातृभाषा को महत्व नहीं दे सकते तो आप सोचिए क्षेत्रीय भाषा तो दूर की बात है। तो शुरुआत हमें और आपको ही करना होगा, तब जाकर आगे बदलाव होगा। जब हम मातृभाषा कहते हैं तो उसमें माँ का गुण है। कोई भी चीज अगर माँ तुल्य है तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी भाषा को मातृभूमि या मातृभाषा तभी कहा जाता है जब वो माँ का स्थान ले सकती है। मतलब ये दो ऐसी चीजें हैं कि अगर वो नहीं होती तो हम ही नहीं होते, क्योंकि अगर मातृभाषा या मातृभूमि नहीं होती तो उनके संतान हम ही नहीं होते। और इसीलिए शायद मातृभाषा की या भाषाओं की आज बात कर रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर, जैसे सर ने कहा कि हर 20 मील पर भाषा बोली चेंज हो जाती है। सर, सिर्फ बोली नहीं, खाना भी चेंज हो जाता है। जी जी। फूड ऑल्सो चेंजेस। वॉट वी ईट इन सूरत वी ईट डिफरेंटली इन बड़ौदा एंड इन अहमदाबाद। तो वो आई थिंक दैट ऑल्सो स्टैंड्स ट्रू विथ ऑल स्टेट्स। तो हम हर एक जगह पर भी यही चेंज करते हैं। अगर मैं इंडियन स्टोरीज की बात करूं, आप सर अभी बता रहे थे कि हमारे पास इतने सारे फोक सॉन्ग्स हैं, फोक लिटरेचर है जो ओरल फॉर्म में है। दो प्रकार के लिटरेचर होते हैं। मैं कोई क्लास नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूं। एक लिटरेचर वो है जो रिटन है, जो लिखा हुआ है बुक्स में कहीं पे। ओरल लिटरेचर मतलब ये कि जो दादा ने पापा को कही, पापा ने हमको कही और हम आगे कहेंगे। उसका रिटन शायद कहीं रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे गाने भी हमने सुने हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट these इंडियन स्टोरीज जो फोक स्टोरीज हैं या फोक सॉन्ग्स हैं, इज इट ट्रू कि वो उसकी भाषा में ही कहा जाए, वो रीजन की, तो उसमें एक बेहतर फ्लेवर निखर के आएगा? इज दैट ट्रू? क्या ऐसा होता है? बिल्कुल एग्रीड। तो गुजरात की अगर कोई कहानी है तो उसे गुजराती में कहना जरूरी है? नहीं, अगर वो लोग है तो भारतीयता मतलब इंडियननेस लाने के लिए, जैसे मैंने पहले ये कहा कि लैंग्वेज जो है वो कल्चरल फिनोमेना है, यानी वो एक संस्कृति जिसको कहेंगे या जो कल्चर कहेंगे उसी का तो एक एलिमेंट है वो। तो वो जो इंडियननेस है हमारी, जो पूरा कल्चर है हमारा, जो पूरा कल्चर है वो जितना रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर हमको मिलेगा, क्योंकि एक तो वो लैंग्वेजेस हुई जो आप ये कह सकते हैं जैसे हिंदी है, तो हिंदी को आपने राजभाषा या राजभाषा, हालांकि वो ऐसे है नहीं दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जैसा कि माना जाता है तो वो थोड़ी सी यूनिवर्सल लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि रिफाइन भी चीज़ें होने लगती हैं। रिफाइनमेंट को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मतलब रिफाइनमेंट से मेरा मतलब बैड सेंस में ही है यहाँ पे कि आप कुछ मतलब रिफाइन कर देते हैं। तो बहुत सच क्या है कि बहुत ही चीज़ें निकल जाती हैं। जैसे मिनरल वाटर पीने के हम लोग आदी हो गए हैं, लेकिन अब इसमें से बहुत से ऐसे ज़रूरी एलिमेंट हैं जो कि हम तक पहुंचने चाहिए थे, वो भी निकल गए। तो रिफाइनमेंट मतलब हमेशा कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो हिंदी हुई, अच्छा उर्दू तो हमेशा से बड़ी रिफाइंड लैंग्वेज थी। तो ये जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं जैसे मलयालम है, तमिल है, उड़िया है, ये इन लैंग्वेजेस में बिना किसी रिफाइनमेंट के ओरिजिनल चीज़ें मौजूद हैं जो कि प्योर हैं, बिल्कुल असली हैं और उनको छुआ नहीं है। ये कहना चाहिए कि प्रदूषण उसके ऊपर सभ्यता का प्रदूषण नहीं चढ़ा है। वो जो चीज़ें जो होती हैं सभ्यता भी कभी कभी हमें बिगाड़ती भी तो है ना। इसीलिए तो रूसों ने बहुत पहले कहा था, रूसों ने कि जंगलों की तरफ लौट चलो, क्योंकि वो ये जो सिविलाइजेशन हो रहा था या जो अर्बनाइजेशन हो रहा था उसको लगा कि देख के कि ये तो फिर वो हम तो रहेंगे ही नहीं, फिर वो असली आदमी तो रहेगा ही नहीं। तो मुझे लगता है कि वो जो भारतीयता है, जो इंडियननेस है, वो इन लैंग्वेजेस के अंदर मौजूद है। उसमें हमारी माइथोलॉजी, उसमें हमारी लोक कथाएँ, उसमें हमारी गीत, सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर उसका ट्रांसलेशन हो
तब पता चलेगा कि ये लैंग्वेज कितनी रिच थी। जैसे मैं बार बार मलयालम की बात क्यों कर रहा हूँ, मलयालम के अंदर पब्लिशिंग इंडस्ट्री इतनी रिच है, इतनी रिच कि शायद हिंदी और इंग्लिश में भी नहीं। और इतना ट्रांसलेशन वहाँ पर, आपको मालूम है वहाँ पर अगर हम बैठे हैं यहाँ पे राइटर की हैसियत से, आप बैठे हैं नावलिस्ट की हैसियत से, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि एक तीसरी कुर्सी डाली जाएगी जो कि हमारे पब्लिशर की होगी, और उससे पूछा जाएगा कि वो क्यों हमें छापता है, उसको ऐसा क्या लगता है। डीसी पब्लिकेशन वहाँ है जिसके के संस्थापक जो थे उनका फ्रीडम स्ट्रगल में बड़ा हिस्सा था और नेहरू जी के साथियों में से थे वो। बाद में ये जो बुक होती थी, ये जो मतलब आपकी किताबें होती हैं, किताबों पे सेल टैक्स लगा करता था उस ज़माने में। इन्होंने नेहरू जी से कह के और किताबों पे से सेल टैक्स ख़त्म कराया है, और उसके बाद उनको पद्म विभूषण नहीं मिला है, पद्म भूषण नहीं मिला है। वो उनकी जो मतलब पूरा का पूरा वो मार्कीज और मिलान कुंडेरा और शेक्सपियर सब कुछ तो आ चुका है मतलब मलयालम में। तो वो ट्रांसलेशन अपनी चीज़ों का भी करते हैं और बाहर से भी कराते हैं। तो ट्रांसलेशन के ज़रिए मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि अनुवाद हों, और हमारी पब्लिशिंग इंडस्ट्री जो है वो इन चीज़ों की तरफ उसकी तवज्जो होनी चाहिए। जी, अनुवाद वैसे ज़रूरी भी है। अगर गीतांजलि का अनुवाद ही नहीं होता तो शायद नोबेल भी नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल, तो होना ही है। अनुवाद वैसे भी ज़रूरी है, और अनुवाद जो है वो वन वे ट्रैफिक थोड़ी होता है। अनुवाद मतलब अनुवाद हमेशा जो होता है वो, अगर मेरी लैंग्वेज में गीतांजलि का अगर ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ टैगोर की किताब का, उसकी मतलब उनकी पोइम का बांग्ला से, तो हम बड़े खुश हुए, लेकिन उनको बहुत कुछ मिला उसमें। तो वो उनको इतनी मतलब शब्द भंडार मिले होंगे नए, जिसका कि उनको ट्रांसलेशन करना पड़ा होगा। तो उनका लिटरेचर, उनका कल्चर, उनका होराइजन ऑफ माइंड जो है वो भी तो बड़ा हुआ होगा ना। मुझे तो सिर्फ इतना ही फ़ायदा हो रहा है कि भाई नोबेल प्राइज़ मिला है, मगर उनको तो उससे बड़ा फ़ायदा हुआ है उसका ट्रांसलेशन करके। वाह, क्या बात कह दी आपने, बहुत बढ़िया सर। सर ये जो जनरेशन हमारे साथ बैठी है ना सर, ये 30 सेकंड की रील्स देखते हैं रोज, और 30 सेकंड में भी बोर हो जाते हैं ना। ऐसा लगता है कि अरे क्या रे, पता है यार, बीजू करो, है ना। तो आपको क्या लगता है कि इस जनरेशन को, भाषा को एक मोमेंट के लिए हम साइड में रखते हैं कि कौन से लैंग्वेज का लिटरेचर हो। मैं तो सिर्फ लिटरेचर भी नहीं, मैं सिर्फ रीडिंग की बात कर रहा हूँ, रीडिंग अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज। तो क्या लाया जा सकता है इस जनरेशन को बुक्स की तरफ वापस? अगर हाँ तो कैसे? नहीं, मेरा ख्याल है कि बुक्स की तरफ गए होंगे ये लोग, मतलब ये गया जो कैसा है, मेरा गए हैं ख्याल है क्या? कि सब बुक्स से प्यार करते होंगे, जो कि देखिए कितने लोग हैं बुक्स से प्यार करने वाले? नहीं स्टडीज वाली नहीं, नहीं, मे बी इट मे बी ई बुक, मे बी इट बी ए PDF। देखिए बुक का तो कोई सब्स्टिट्यूट हो नहीं सकता है। एक चीज़ बताऊं, बोर्खेस बड़े मशहूर राइटर थे, लैटिन अमेरिकन राइटर हैं, संसार के बड़े महान लेखकों में उनका नाम है बोर्खेस का। और मैं ये कहूँगा आपसे कि आप लोग ज़रूर पढ़ें उनको, बोर्खेस को, और आप इसलिए भी पढ़ें कि स्पेनिश राइटर हैं, अर्जेंटीना के राइटर थे, लेकिन उन्होंने भारत से बहुत कुछ सीखा है। और भारत के जो ये उपनिषद है ना, इनसे उन्होंने बड़ी कहानियाँ जो है यहाँ से ली हैं। उनका मैं एक कोटेशन दे रहा हूँ भाषा के बारे में, जो आपने कहा, मतलब किताब के बारे में जी। वो किताब के बारे में वो ये कहते हैं कि means the machine is the extension of human body। यानी जो ह्यूमन बॉडी नहीं कर सकती है, जो मानवीय शरीर नहीं कर सकता है, वो मशीन करती है। तो द मशीन इज द एक्सटेंशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड द बुक इज द एक्सटेंशन ऑफ द ह्यूमन माइंड। मैं इस पे पागल हो जाता हूँ, इसको जितनी बार कहता हूँ। अगर मुझसे कोई भी किताब के बारे में कहता है, मैं उसको बस इतना ही बताता हूँ। वंडरफुल, दैट्स अ वंडरफुल कोट। क्योंकि एक तरफ बॉडी है जो कि एक्सटेंशन चाहती है, और एक तरफ क्योंकि मैन इज ए बंडल ऑफ द माइंड एंड बॉडी बोथ। राइट। मैं सिर्फ बॉडी नहीं हूँ, और मैं सिर्फ मतलब अपना मन नहीं हूँ। मन और ये मतलब मन और शरीर दोनों का बंडल हूँ। तो किताब तो किसी न किसी फार्म में आ ही रही है, चाहे वो ई बुक की फार्म में आए, चाहे वो ऑडियो बुक की फार्म में आए। बुक तो आप नहीं खत्म कर सकते। लेकिन और इसमें फिर ये कि आसमानी किताबें भी हैं। नहीं, मैं 1 मिनट आपका बताऊंगा, जो आसमानी सहीफ हैं वो भी तो बुक ही की शक्ल में है ना। तो बुक तो मतलब अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। अब आप जो बात कर रहे हैं, हाँ आप कुछ कह रहे थे, आप कहिए। लेकिन इसमें इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। इन्वॉल्वमेंट सर हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, और इन्वॉल्वमेंट है इन लोगों के अंदर, और मुझे लगता है कि नहीं है तो ऐसी बातों के बाद हो जाना चाहिए।
अंशुमन, आप थोड़ा इलेबोरेट करेंगे कि इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, मतलब क्या बुक को तो लाइक कर नहीं सकते? नहीं, देखिए बता रहा हूँ मैं। जैसे आपने देखा होगा पान की टप्पी पे या सिगरेट की टप्पी पे लोग शौक से सिगरेट पीते हैं। नहीं, आप तो सब बहुत अच्छे बच्चे हैं नहीं, यार। ठीक है। चाय पीते हैं सब। तो अच्छी चीज, जो अच्छी चीज है ना, हाँ, उसे सीखने में ना लोगों को बहुत वक्त लगता है, लेकिन बुरी चीज तुरंत सीख लेते हैं। जैसे किसी को करते हुए अगर कोई किसी को देखता है कि कोई सिगरेट पी रहा है, तो उसका अगर दोस्त है सामने में, तो उसको अप्रोच करने में उनको इजी हो जाता है, कह रहे यार तुम भी करो। लेकिन जब तक हम अपने अंदर वो चीज़ खुद से नहीं लाएंगे ना, तब तक वो चीज़ आगे कुछ नहीं होने वाला। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि बुक को कैसे प्रमोट किया जाए, ना कि इंस्टाग्राम के रील को स्क्रॉल किया जाए। तो हमें क्या करना होगा, खुद से अपने हाथ में जो इक्विपमेंट, किताब को अपने हाथ में रखना होगा, अपने पॉकेट में पेन रखना होगा, तब जाकर वो आगे जाकर प्रमोट होगा। जितना ज़्यादा हम अपने चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को प्रमोट करेंगे, वो आगे जाकर और ज़्यादा उसका विस्तार बढ़ेगा। ओके। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ नॉट एन आइदर और सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि आप अगर बुक पढ़ते हैं तो इंस्टाग्राम मत कीजिए, दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। हालांकि मॉडरेशन या कितना टाइम किसको देना है, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ। अल्टीमेटली इट्स योर टाइम एंड योर लाइफ। क्योंकि हम भाषाओं की बात कर रहे हैं, अंशुमन, आपको क्या लगता है कि रीजनल लिटरेचर को क्या इतना तवज्जो मिल रहा है जितना मिलना चाहिए? फिलहाल तो बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि जितना इंग्लिश के लिटरेचर को मिलता है, जितना महत्व दिया जाता है, उतना अदर रीजनल लैंग्वेज को नहीं दिया जाता। क्योंकि मैंने खुद के स्टेट में देखा है कि जितने भी जो गांव और कस्बे के लोग होते हैं, जिनके अंदर लेखन का बहुत अच्छा प्रतिभा है जिनके अंदर, लेकिन वो उभर कर सामने नहीं आ पाते, क्योंकि उनका जो लैंग्वेज है वो स्थानीय लैंग्वेज होता है। ओके सर, ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा जावेद साहब। आपके जो बुक के टाइटल्स कुछ हैं, जैसे एक मौत की किताब आपने लिखी है, देयर इज अ बुक व्हिच इज कॉल्ड आखिरी दावत, इज इट इंस्पायर्ड बाय द लास्ट सपर? एंड देयर इज वन मोर बुक टाइटल जो मैं देख रहा था, कहानी, मौत और आखिरी विदेशी जबान। ये मेरी नॉन फिक्शन है, ये तो जी। नॉन फिक्शन है। हाँ। जी, तो ऐसे टाइटल्स सर ये टाइटल के पीछे का लॉजिक? नहीं, वो रिप्लेस कर दीजिए उसको। मतलब लिटरेचर में क्या होता है ना कि चीज़ें मेटाफर होती हैं। मतलब कोई भी लिटरेचर, कोई भी शायरी हो, तो बिना वो मेटाफर के या सिमली के तो बनती नहीं है। तो उसकी लैंग्वेज वो नहीं होती जो लैंग्वेज लाख की हो सकती है या जो लैंग्वेज बिजनेस की हो सकती है। लिटरेचर में बगैर एम्बिगुटी के, चाहे आप कितना भी प्लेन नैरेटिव लिखें सर, चाहे आप प्रेमचंद वाला नैरेटिव लिखें, चाहे आप कितना भी पॉपुलर लिटरेचर लिखें, आप जासूसी नावल लिखिए, है ना, आप हॉरर लिखिए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो ब्यूटी आती है या जो उसकी वैल्यू बनती है, वो मेटाफर से बनती है। तो नावल पढ़ने के बाद ये पता लगेगा शायद कि जो ज़िंदगी थी शायद वो मौत थी, या जो मौत थी वो शायद ज़िंदगी थी। तो हम असल में करते क्या है ना कि हम जो फिक्शन राइटर हैं, तो हमारे पास ये कहना चाहिए थीम और प्लॉट तो बाद में होता है। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि तारीख़ के किसी एक मोमेंट पे, हिस्ट्री के किसी एक मोमेंट के ऊपर कुछ लोग थे, कुछ किरदार थे, कुछ बच्चे हुए हैं, कुछ मर्द हैं, है ना, कुछ महिलाएं, उनके साथ कुछ गुजरी है, कुछ मुक़द्दर ने गुजारा होगा, कुछ सोशो पॉलिटिकल जो एम्बियंस है उसने किया, उन पे क्या गुजरी, उनके लिए ज़िंदगी के क्या माने हो गए। तो मौत की किताब एक्चुअली ज़िंदगी की किताब है, लेकिन देखना ये है कि वो ज़िंदगी किस तरह की ज़िंदगी है। द बुक इज़ अबाउट द सफरिंग ऑफ द मैन। वाओ, सो मौत की किताब इज एक्चुअली अबाउट लाइफ। दैट मौत तो बिल्कुल ठीक है। वो तो मौत तो एक अपने आप में तो वो डेड वर्ड है। मौत का मतलब तो फिर आप ख़त्म ही हो गए, तो अब मौत के बारे में क्या है। लेकिन जो ज़िंदगी बन गई है आपकी, वो अक्सर ऐसी ज़िंदगी होती है जब आदमी सोचता है कि भाई इससे तो मौत अच्छी है, वरना दुनिया में सुसाइड क्यों होती रहती। कुछ इन्हीं बातों के बारे में ये सब चीज़ें हैं। नहीं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जिंदगी एक ही बार मिलती है। नहीं साहब, मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है। जिंदगी एक एक लम्हे में है। एग्रीड। अंशुमन, व्हेन यू राइट मोटिवेशनल स्टफ, तो मोटिवेशनल लिखने का मोटिवेशन कहाँ से आता है? एक्चुअली जो मेरा जोनर है नॉन फिक्शन है जी। तो मेरा पूरा प्रयास होता है कि मैं अपने लेखन के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को कुछ नया दे सकूं। तो कुछ भी मैं लिखने से पहले मैं उससे 10 बार उसके बारे में सोचता हूं
और सोचने के बाद मैं उसको लिखता हूँ। तो ये सोच या आपका रिसर्च कहाँ से आता है? मेरे आसपास से जो मैं देखता हूँ और जो आप लोगों से सीखता हूँ, मैं उसे ही लिखता हूँ मैं। आप लिखते बहुत है, बोलते कम है। बिल्कुल। क्योंकि एक लेखक का कलम चलता है तो वो बोलता है। ओके, माय लास्ट क्वेश्चन, खालिद सर, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। आपने अभी कहा कि द पैराडाइज ऑफ फूड, इस किताब को आई थिंक पेरिस में आपने शायद मेंशन किया कहीं पर। वो अभी इसको जेसीबी अवार्ड मिला है, जो जी। कि इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। 28 जबानों से कंपटीशन था। वाओ, सो द बुक इज हियर। मतलब ये बुकर, मतलब नोबेल के बाद बुकर, उसी हायरार्की में ये तीसरा अवार्ड आता है। ओह ग्रेट। जो इंडिया में जितनी भी लैंग्वेज थी, जहाँ जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज है, उन सब के अंदर एक पूरे मतलब पहले लॉन्ग लिस्ट हुई एक तैयार, और हमको तो पता नहीं, पब्लिशर से मांगा गया, उन्होंने अपने अपने ढंग से अपनी अपनी किताबें दी जी। और उसके बाद फिर 5 किताबें चुनी, 5 बुक्स वर शॉर्ट लिस्टेड। उसके बाद फिर एक सेरेमनी में, जो कि बहुत ही सस्पेंसफुल थी, हमको भी नहीं मालूम था, दिल्ली में, वहाँ पर फिर ये अनाउंस हुआ। तो ये अवार्ड जो है बड़ा अवार्ड है और मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन मैं आपको बताऊं, और एक बात बहुत ही ख़ास जो कि इन्होंने भी कही थी, वो एक बड़ी कड़वा सच ये है कि ये नावल मैंने 2014 में लिखा था, और नावल उर्दू में लिखा गया था, और उस वक्त उर्दू में इसमें 2-3 रिव्यूज़ भी आए थे। ये हिंदी में भी ट्रांसलेट हुआ, हिंदी में भी 2-3 रिव्यूज़ उस पर आए, लेकिन जब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आया 2022 में, और ये जब पहुंचा उन तक जो कि जूरी थी, तब इसको इतना बड़ा अवार्ड दिया गया। तो नावल तो ये उर्दू में लिखा गया था ना। तो ये जो हमारा इंटेलेक्चुअल क्लास है, या ये असल में बात लिटरेचर से लिटरेचर तक नहीं होगी, बल्कि जो हमने सोसाइटी बनाई है ना, उन लोगों तक भी तो पहुंचना चाहिए। और उन लोगों तक जब पहुंचती है तो इसमें कोई शक नहीं कि भाई जो अंग्रेजी वाले लोग हैं वो बेनिफिटेड ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं, चाहे जो भी वजह हो, हम उतने नहीं हो सकते। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब ये बुक अलग लैंग्वेजेस में, लाइक यू सेड इन हिंदी और अंग्रेजी, फ्रेंच में भी हो रही है, फ्रेंच में भी ट्रांसलेट हो रही है, तो जब आपकी कोई बुक ट्रांसलेट होती है तो क्या उसमें भी आपका कंट्रीब्यूशन होता है? होता है। कैसे होता ऐसे है कि ये वो एक जुगलबंदी होती है। वो जो ट्रांसलेटर थी इसकी, वो भी जामिया के अंदर, जहाँ मैं हूँ, मैं वहाँ उर्दू पढ़ाता हूँ, उर्दू का प्रोफेसर हूँ, और वो वहाँ इंग्लिश पढ़ाती हैं, वो इंग्लिश की प्रोफेसर थी। तो अक्सर हम लोग बैठ जाया करते थे कैंटीन में या किसी पार्क में, तो वो बीच बीच में कुछ वर्ड्स में उनको प्रॉब्लम होती थी, तो वो हमसे पूछ लेती थी। क्योंकि ट्रांसलेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप रिक्रिएशन कर रहे हैं, क्रिएशन तो लिखने वाले ही की है, लेकिन ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि आपकी लिखी हुई चीज़ को एक दुनिया को दूसरी दुनिया में ले आना, उसको ट्रांसपोर्ट करना। और होता क्या है कि मीनिंग इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं कभी भी लिटरेचर ट्रांसलेशन में, मीनिंग नहीं होते हैं इंपॉर्टेंट, बल्कि मीनिंग तक पहुंचाने वाले रास्ते होते हैं जो कि बड़े कल्चरली कोडेड होते हैं। उस कल्चर को कैसे लेके जाएंगे? जैसे ये जो ट्रांसलेशन कर रही थी, तो इन्होंने कहा कि इसमें आपने बार बार लिखा है कि रोटी पक रही है, रोटी पक रही है। तो उन्होंने कहा कि ये रोटी का वर्ड जो है, ये इसके जो रीडर इंग्लिश वाले होंगे और ख़ासतौर से इंडिया से बाहर वाले, वो रोटी से नहीं समझ पाएंगे। तो हम लोगों ने बड़ा सोचा, तो उन्होंने रोटी को बदल के जो था वो उन्होंने वहाँ लिख दिया चपाती, क्योंकि वो इसका ट्रांसलेशन नहीं करना चाहती थी रोटी का कि ब्रेड कह दें, क्योंकि ब्रेड से बिल्कुल एक दूसरी कॉन्सेप्ट जाती है, लोफ से दूसरी कॉन्सेप्ट जाती है, और रोटी से भी कुछ बहुत ही लोकल कॉन्सेप्ट। जब उन्होंने चपाती कहा, उन्होंने कहा ये चपाती वर्ड आजकल जो है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल हो गया है। तो चूंकि वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल हो गया है, और ऐसे अमेरिका में और लंदन में ऐसे रेस्टोरेंट हैं इंडियन जिसमें कि चपाती का वर्ड है, उनका ये वर्ड जो है वो कम्युनिकेट करेगा। इसी तरह से बहुत सी चीज़ें थी, जैसे चूल्हा को उन्होंने चूल्हा ही रखा। चूल्हा, हाँ, इसमें बहुत जिक्र है कि चूल्हे पे रोटी पक रही, तो चूल्हे को चूल्हा रखा। तो वो हमसे पूछा उन्होंने, तो हम लोगों ने डिस्कस किया। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो एक बैड ट्रांसलेशन होता है, अगर वो दोनों आपस में कम्युनिकेट ना करें। अगर ट्रांसलेटर और राइटर आपस में मिलके कुछ मतलब सोचते हैं, देखते हैं, तभी बात बनती है। क्योंकि कभी कभी ट्रांसलेटर को कुछ भी नहीं पता होता है, मैं आपको बताऊं, वो तो ट्रांसलेट कर रहा होता है, वो तो लैंग्वेज एक्सपर्ट है, और लिखने वाले के दुख और सुख के साथ वो नहीं चलता है। उसको तो ये चाहिए कि ये शब्द लिखा है तो इस शब्द के इक्विवेलेंट में मैं कौन सा शब्द लिखूं। उसको नहीं पता है कि जब मैंने ये शब्द लिखा है तो मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। वाह, वेरी गुड। माय लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे आफ्टरनून,
अंशुमन, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप नॉन फिक्शन लिखते हैं और उसके बारे में बात करते हैं. व्हाट आर द स्ट्रगल्स दैट अ राइटर गोज थ्रू, स्पेशली जब आप नॉन फिक्शन लिखना चाहते हैं? कि मैंने शुरुआत में ही बताया था आपको कि जब मैंने राइटिंग शुरू किया था तो एक राइटर से पहले मैं मुंबई में 3 साल में कास्टिंग डायरेक्टर था. तो जब भी मुझे मौका मिलता था तो मैं कभी अपनी नोटपैड में या डायरी में अपने अपने विचारों को लिख लेता था. तो मैं सोचता था कि इसको किताब का रूप कैसे दूँ. तो जिनसे मैंने कांटेक्ट किया, कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने मुझे प्रोत्साहन करने के बजाय मुझे रास्ता दिखाने के बदले उन्होंने बोला कि आप ये क्यों कर रहे हो, बेकार है, बकवास है, आप ये छोड़ दो आप. लेकिन उसके बाद जो मुझे मोटिवेशन मिला ना, उसके बाद से मैं खुद से अगर जो एक इंसान के अंदर एक इच्छा होता है कि मुझे उस चीज़ को करना है, जब एक बार ठान लेता है तो उसके बाद मैंने हर चीज़ वो करना शुरू किया जो करना चाहिए. मैंने बहुत लोगों से पूछा, कुछ लोगों ने मदद भी किया. कई ऐसे पब्लिशर है जो सही मतलब एक राइटर को किस तरीके से आगे बढ़ना, अपनी किताबों को किस तरीके से आगे ले जाना, तो वो मदद करते हैं. तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला, खास करके आम लोगों से. ओके, ग्रेट. सो थैंक यू. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज यहाँ पर आए. खालिद सर, अंशुमन, और बहुत सारी ऐसी हमने बातें की, स्पेशली भाषा के बारे में, साहित्य लिटरेचर के बारे में. सर, कोई फाइनल एक मैसेज देना चाहेंगे आप दोनों, हमारे स्पेशली जो स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं उनके लिए, कि जो भी आपको कहना है, वट एवर यू वुड वांट टू से. अंशुमन तो कास्टिंग डायरेक्टर भी है, तो सब लोग जरा बाल वाल ठीक कर लो. तो मेरा एक विचार है कि आपके विचार ही आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं. यदि आप अच्छा सोचते हैं तो आपका व्यक्तित्व अच्छा बनेगा, और अगर आप बुरा सोचते हैं तो आपका व्यक्तित्व समाज के बीच में बुरा बनेगा. तो कोशिश कीजिए कि आप जितना हो सके अच्छी चीज़ों को अपनाएं, तो आने वाला समय आज का युवा और उज्जवल बना सकता है. मैं ये कहूँगा कि देखिए, आप चाहे साइंस पढ़ें, चाहे मेडिकल साइंस पढ़ें, लॉ पढ़ें, कुछ भी पढ़िए, लेकिन लिटरेचर से, साहित्य से आप अपना थोड़ा बहुत एक अच्छे पड़ोसी वाला जो रिश्ता होता है, मतलब घर तो आपका अपना कोई हो सकता है, लेकिन अच्छे पड़ोसी भी आप हैं, तो साहित्य को एक अपना अच्छा पड़ोसी बनाइए. क्योंकि साहित्य में जो कुछ मिलेगा आपको, वो कहीं नहीं मिलेगा, वो आपको हिस्ट्री में नहीं मिलेगा. अभी मैं ये चाहूँ कि अकबर के ऊपर जो है वो मैं कुछ जानना चाहूँ तो अकबर के बारे में, कि उसने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी थी अकबर ने, और क्या किया था, और पानीपत में, ये सब मुझे हिस्ट्री में मिल जाएगा. लेकिन जब मैं अकबर के ऊपर कोई नावल लिखूँगा तो मुझे ये भी इमेज करना पड़ेगा कि अकबर जब सुबह को उठते थे तो कौन सा मंजन करते थे. नहीं, आप सोचिए, या वो मतलब हंसते कैसे थे. मतलब ये है कि फिक्शन में वो भी होता है जो कि नहीं हुआ है. तो फिक्शन जो है वो जो कुछ मुमकिन हो सकता था लेकिन मुमकिन नहीं हो सका, यानी वो जो पॉसिबिलिटीज़ थी जो कि नहीं रियलाइज हुई, उनको भी जगह देता है. इसलिए फिक्शन को एक ग्रेटर ट्रूथ कहा गया. वो झूठ नहीं है, बल्कि वो ग्रेटर ट्रूथ है, क्योंकि उसमें संभावनाएं भी शामिल हैं जो कि हो सकती थी और नहीं हुई. तो मेरा मानना ये है कि साहित्य से अपना एक मतलब हमेशा ना टूटने वाला संबंध रखें. और जो भी आपकी मदर टंग है, चूँकि अभी इस पे बात बहुत हुई है, तो मदर टंग को आप ये मतलब सोचिए कि कौन सी मदर टंग होगी, क्या होगी, लेकिन आप ये समझ लीजिए, जैसे मुझसे पूछिए कि मेरी मदर टंग क्या होगी, तो मुझे लगता है कि मैं कोई नाम ना दे के ये कहूँगा कि जिस ज़बान में मैं अपने ख्वाब देखता हूँ वही मेरी मदर टंग. क्या बात. वैसे सर, मातृभाषा में या प्यार का इजहार करना हो या गाली देनी हो, ज़्यादा इजी हो जाता है.